जय हिंद बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे भारत का उत्तरी मैदान। ये इस तरह से है। ये यहाँ से पंजाब हरियाणा से लेकर उत्तरांचल का थोड़ा सा भाग और यूपी, बिहार, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और थोड़ा सा भाग असम का भी आता है इसके अंतर्गत। और इस भाग में जो नदियाँ बहती हैं, इन नदियों के जलोढ़ निक्षेप, यानी ये नदियाँ जो अपने साथ बहाकर जो अवसाद लेके आती हैं, जो निक्षेप लेके आती हैं मिट्टी के रूप में, चट्टानों के चूर्ण के रूप में, इसकी एक परत, ये नदियाँ इसके साथ साथ अपने साथ साथ जो लाती हैं अवसाद, उसकी एक परत बिछा देती हैं। इसके कारण भारत का ये जो उत्तरी भाग है, जो कि पंजाब से लेकर आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है, ये जो भाग है ये क्या कहलाता है? उत्तरी मैदान या उत्तरी भारत का मैदान। और इसी को आज अपन पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत भारत की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूरे देश की निवास करती है, क्योंकि समतल है, मैदान है, यातायात की पूर्ण सुविधाएं हैं, नदियां इस भाग में बहुत हैं और नित्यवाही नदियां हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी यहाँ बहती है और मुख्य जो औद्योगिक नगर हैं वो सभी नगर इन नदियों के किनारे पे बसे हुए हैं। प्लस कृषि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है, क्योंकि नदियों से सिंचाई की कोई दिक्कत नहीं रह पाती है और यातायात की कोई भी कमी नहीं है। यातायात की पूर्णतः सुविधा यहाँ मिलती है क्योंकि समतल मैदान है। तो भारत की 45% जनसंख्या जो है वो यहाँ पे निवास करती है। जैव विविधता बहुत पाई जाती है यहाँ पे। और अब आगे अपन देखें तो ये जो मैदान है उसमें 3 बड़ी नदियाँ, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। सिंधु नदी जो लगभग पंजाब के पास से निकलती है और किधर चली जाती है? पाकिस्तान की ओर। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर पूरी तरह भारत में बहती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी जो कि अरुणाचल से निकलकर और बांग्लादेश से होती हुई भारत में, फिर बांग्लादेश से होती हुई गंगा नदी से मिल जाती है और ये दोनों नदियाँ मिलकर विश्व का सबसे लंबा डेल्टा बनाती हैं। वो डेल्टा जो है वो भी इसी उत्तरी भारत के मैदान के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, जो कि एक दलदली क्षेत्र है परंतु वनस्पति और जैव विविधता से भरपूर है। तो इन तीनों नदियों तथा इन नदियों की सहायक नदियों से ये जो क्षेत्र है वो बना हुआ है। ये मैदानी क्षेत्र, यह मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु तथा इनकी सहायक नदियों के जलोढ़ निक्षेप से बना हुआ है। इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से लेकर पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है? 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर इस क्षेत्र की लंबाई है। और इसकी चौड़ाई जो है वो 150 से 300 किलोमीटर है। ये जो पूरा क्षेत्र है, पूरा जो उत्तरी भारत का मैदान है, इसकी चौड़ाई कहीं पे 150 किलोमीटर है और तो कहीं पे अधिकतम कितनी है? 300 किलोमीटर। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई, यानी जलोढ़ निक्षेप जैसे जैसे एक दूसरे के ऊपर जमा हो रहा है, उसकी गहराई अगर अपन नापें तो वो जो गहराई है वो 1000 से लेकर 2000 मीटर तक है। जलोढ़ निक्षेप की गहराई 1000 से लेकर 2000 मीटर तक है। ये जो मैदान है उसको अपन 4 भागों में बांट सकते हैं: भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो मुख्यतः भाबर, खादर और ये जो बांगर और खादर है, भाबर, तराई, बांगर और खादर, ये 3 भाग हैं और हिमालय के समांतरतः चलते रहते हैं दक्षिण में। जैसे ये हिमालय का शिवालिक भाग है, हिमालय का शिवालिक के नीचे जो भाग है वो है भाबर, भाबर के नीचे जो भाग है वो है तराई और तराई के नीचे जो भाग हैं वो हैं बांगर और
खादर। बांगर खादर में कुछ फ़र्क है, वो मैं बताऊंगी अभी आपको। तो इस तरह से हिमालय के दक्षिण में ये जो मैदान है वो फैला हुआ है और उसके समांतर 3 भाग हैं इसमें फैले हुए। तो जो शिवालिक है उसके जो गिरिपद हैं, यानी शिवालिक का जो निचला हिस्सा है जो धरातल बन जाता है या मैदान बन जाता है, जिसमें पहाड़ियाँ न के बराबर रह जाती हैं, वो भाग कहलाता है भाबर। उसके नीचे का जो भाग है वो कहलाता है तराई, और फिर उसके नीचे जो भाग हैं वो होते हैं बांगर और खादर। तो सबसे पहले अपन भाबर के बारे में पढ़ते हैं। तो भाबर क्या है? शिवालिक गिरिपद के समांतर फैला हुआ है, भी मैंने बताया आपको। इस भाग में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बड़े बड़े शैल और गोलाश में इकट्ठे कर देती हैं। नदियाँ जो हैं वो हिमालय के भाग, यहाँ से उत्तराखंड से जैसे निकली, तो जैसे जैसे नदियाँ शुरुआत से निकलेंगी तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर या चट्टानें लेके चलती हैं, उनका चूर्ण लेके चलती हैं। वहाँ पे उनकी गति भी क्या होती है? धीमी, क्योंकि जो निक्षेप है वो बहुत भारी होता है। भारी निक्षेप के कारण नदियों की जो गति सीमा है वो कम होती है। तो जो जैसे ही वो नदियाँ इसमें धरातल में या मैदान में प्रवेश करती हैं, जस्ट पर्वत से निकलने के बाद में, तो जो क्षेत्र है वो क्या होता है? भाबर। और बड़े बड़े गोलाश्म और चट्टानों के कारण वो नदियां हैं वो बाहर दिखाई नहीं देती, यानी इस क्षेत्र में नदियां क्या होती हैं? लुप्त हो जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैदान का कौन सा भाग है जिसमें नदियां लुप्त रहती हैं? इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? भाबर। भाबर में नदियाँ क्या रहती हैं? लुप्त रहती हैं। और इस भाग में लंबी जड़ों वाले वृक्ष पाए जाते हैं। वनस्पति के अंतर्गत लंबी जड़ों वाले वृक्ष पाए जाते हैं। और संपूर्ण उत्तरी भारत का जो मैदान है उसके अंतर्गत अगर अपन भाबर का क्षेत्रफल देखें तो वो है लगभग 8 से 16 वर्ग किलोमीटर। यानी भाबर का जो क्षेत्र है, यानी पूरे मैदान में, और भाबर कितने भाग में है? 8 से 16 वर्ग किलोमीटर में। अब भाबर के बाद में फिर उसके नीचे ये भाबर शिवालिक के साथ साथ जो भाग है वो हो गया भाबर। अब उसके नीचे के भाग की अगर अपन बात करें तो उसको कहते हैं तराई। क्या कहते हैं? तराई। तराई क्षेत्र में नदियाँ जो हैं वो दिखाई देने लग जाती हैं। मैदानी क्षेत्र में आ जाती है भाबर में ही नदियाँ, पर बड़े बड़े गोलाश्म और चट्टानों को साथ लिए होने के कारण वो दिखाई नहीं देती। और बड़े बड़े पेड़ और लंबी जड़ों वाले पेड़ हैं तो उनके कारण वो नदियाँ दिखाई नहीं देती, लुप्त हो जाती हैं। परंतु जैसे ही तराई क्षेत्र में आती हैं तो वो नदियाँ क्या हो जाती हैं? दिखने लग जाती हैं। उनका जो अवसाद है, उसका जो आकार है वो छोटा हो जाता है। और ये अनूप क्षेत्र होता है। तराई क्षेत्र जो है वो क्या होता है? अनूप क्षेत्र होता है। अनूप क्षेत्र कैसे? वो चारों तरफ से वनस्पति से ढका होता है। और वनस्पति कैसी पाई जाती है इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में वनस्पति लंबी लंबी घास पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लंबी लंबी घास। और उसके अंतर्गत जैव विविधता बहुतायत से पाई जाती है। अलग अलग प्रकार के जीव जो हैं वो इस क्षेत्र में पाए जाते। तो तराई जो क्षेत्र है वो एक तरह से क्या है? अनूप क्षेत्र है। इसके चारों तरफ क्या है? वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ पे क्या है कि नदियाँ तीव्र गति से चलती हैं, तो कृषि के लिए सही नहीं है। और भाबर जो है वो भी कृषि के लिए सही नहीं है। परंतु तराई क्षेत्र में कृषि के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। जिसको घास है उसको काटा जा रहा है, और पानी की जो गति है, नदियों में पानी की जो गति है उसको थोड़ा कम करके, रोक के, बांध वगैरह बना के, और जूट की कृषि के प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। तो 2 भाग हो गए, कौन कौन से? भाबर और तराई। अब तराई के और दक्षिण में अपन चलें तो फिर 2 भाग आते हैं, बांगर और खादर। तो बांगर जो है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल और यूपी का जो पूर्वी भाग है, सॉरी पश्चिमी भाग, ये वाला जो भाग है वो ऊंचा भाग है। क्या है? ऊंचा। और वैसे भी अपने को पता है कि भारत के पश्चिमी भाग जो है वो ऊंचाई लिए हुए है, पूर्वी भाग जो है वो नीचा है। तो ये जो भाग है वो क्या है? बांगर। और इधर का जो भाग है ये क्या है? खादर। अब बांगर और खादर क्या है? बांगर और खादर क्या है कि जब नदियाँ जब हर साल नई मिट्टी बिछा देती हैं,
नदियाँ हर साल नई मिट्टी बिछाएं, वो तो है खादर। प्रतिवर्ष नई मिट्टी। और बांगर में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। मैदान में नदियाँ प्रतिवर्ष नई मिट्टी या नए निक्षेप का बिछाव कर देती है, वो मैदानी भाग तो बन जाता है खादर। और जो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ प्रतिवर्ष नई मिट्टी बिछाई नहीं जाती नदियों द्वारा, वो बन जाता है बांगर। तो ये जो क्षेत्र है वो इतना उपजाऊ नहीं होता जितना खादर होता है। तभी तो भारत के जो मुख्य कृषि क्षेत्र हैं जहाँ पे चावल पैदा होता है बहुतायत से, वो क्षेत्र क्या है, पूर्वी भागों में ही है। बिहार है, पश्चिम बंगाल है, आदि भाग क्या हैं, खादर हैं। प्रतिवर्ष नदियों द्वारा नई मिट्टी या नए अवसाद बिछाए जाते हैं। प्लस यहाँ पे नदियों में बाढ़ भी बहुत आती है प्रतिवर्ष। आप लोग सुनते होंगे बिहार में बाढ़ आया, असम में बाढ़ आई है। तो वो नदियाँ क्या है, यहाँ पे मार्ग परिवर्तन भी काफ़ी करती हैं। तो इस तरह से तराई के दक्षिण का क्षेत्र, पुराने जलोढ़ का क्षेत्र जो है वो तो कहलाता है बांगर, और नवीन जलोढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है, खादर। जलोढ़ कुछ नहीं, नदी जलोढ़ अवक्षेप जलोढ़ और निक्षेप एक ही चीज़ है। नदी द्वारा अपने साथ बहा के ले जाए जाने वाले चट्टानों के चूर्ण या मिट्टी या अन्य पदार्थ क्या कहलाते हैं, जलोढ़ निक्षेप। बांगर उच्च मैदान होते हैं, जबकि जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, और जबकि खादर जो है वो निचले मैदान होते हैं। ये मैंने बता दिया। बांगर जो है वो ऊंचे मैदान होते हैं, जबकि खादर जो है वो निचाई लिए हुए होते हैं। इसलिए बाढ़ का पानी है वो वर्ष पर्यंत या प्रतिवर्ष पहुंचता रहता है, जिस कारण हर वर्ष क्या होती है, वहाँ पे मिट्टी की एक नई परत है वो बिछ जाती है। इस भाग में बहने वाली नदियाँ विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। अब डेल्टा कैसे बनते हैं, जैसे ये नदी है गंगा नदी, तो ये इस तरह से पश्चिम बंगाल में 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, एक पश्चिम बंगाल में और एक बांग्लादेश में चली जाती है। और इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी है वो मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और इस तरह से डेल्टा बनता है इसका बांग्लादेश में और भारत का ये वाला जो भाग ये। और ये जो डेल्टा बनता है, ये कौन सा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा है ये, सुंदरवन का डेल्टा, जो कि भारत और बांग्लादेश में बनता है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। दलदली क्षेत्र है, यहाँ पे ज्वारीय वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है बहुतायत से। तो ये भी आ सकता है आपके क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा। किन नदियों द्वारा बनाया जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। कहाँ पे बनता है, भारत और बांग्लादेश में। तो ये तो हो गया मैदानी भाग का भौगोलिक वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत अपन ने 4 भाग पढ़ लिए, भाबर, तराई, बांगर और खादर। अब इसी तरह से मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण अगर आ जाए, यानी प्रदेशों के हिसाब से आ जाए, तो आप इसके 4 भाग बता देंगे। पंजाब हरियाणा का मैदान, ये मैदान हो गया। उसके बाद में गंगा का मैदान, तो गंगा के मैदान के अंतर्गत जहाँ भारत में गंगा नदी बहती है वो पूरा क्षेत्र आ जाएगा। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान के अंतर्गत असम का भाग है वो आएगा। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र के अंतर्गत जो पश्चिम बंगाल का भाग है भारत का, जहाँ पे डेल्टा क्षेत्र है भारत में, वो आएगा। तो ये हो गया इसका प्रादेशिक वर्गीकरण। हिमालय का प्रादेशिक और भौगोलिक वर्गीकरण साथ साथ था, इसमें अलग अलग है। तो इस तरह से अपन ने ये एक भाग और पढ़ लिया भारत के भौगोलिक या भू आकृतिक खंडों में से। तो अपने 2 हो गए, एक तो उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, और दूसरा हो गया उत्तरी भारत का मैदान। अब अपने 4 भाग बचे हैं, जिसमें मरुस्थल है, पठार है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। तो एक एक वीडियो के माध्यम से अपन वो भी पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपको महसूस होती है तो प्लीज़ हमें बताइए, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें।